हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, बीएड क्लासेस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज हम इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है BES 144 दैट इज़ पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। उसका ब्लॉक 1 है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। उसकी जो यूनिट 1 है नेचर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ये हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिटेल में आपको कराई जाएगी। इसकी सारी वोकैब जो है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन पिछली टर्म में आए हुए हैं, क्या अब आ सकते हैं, तो इन सब पर फोकस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत मैंडेटरी है, बहुत बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होता क्या है, तो देखिए, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें बच्चे को सिर्फ यही नहीं बताया जाता कि स्टूडेंट्स क्या लर्न करेंगे, बल्कि कैसे लर्न करेंगे उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में हमारा जो है एकेडमिक कंटेंट होता है, स्कैफोल्डेड सपोर्ट होता है। स्कैफोल्डेड मतलब एक ऐसा सपोर्ट जो सही टाइम पे बच्चे को दिया जाए और उसको सही मतलब डिज़ायर के साथ सही आउटकम के लिए दिया जाए। एक टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है, अडॉप्टेशंस होता है, मॉडिफिकेशंस होता है किसी भी कंटेंट में। तो ये सब जो है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में इंक्लूडेड होता है। तो आज हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश यही करने वाले हैं। यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वाई टीचिंग ऑफ इंग्लिश हम ये डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी क्रूशियल। क्रूशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश क्यों मैंडेटरी है, क्यों नेसेसरी है, टू एनहेंस द टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, ताकि वो बच्चे के बारे में मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से एनहेंस कर पाए। बच्चों का लर्निंग प्रोसेस है कि कैसे वो बच्चे समझते हैं, कैसे मतलब किस अलग अलग मेथड के साथ, किन अलग अलग तरीक़ों के साथ हम बच्चे को लर्निंग करा सकते हैं। हाउ लैंग्वेज इज़ लर्नड इम्प्लाइंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू टीच मोर इफेक्टिवली द 4 स्किल्स, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब उनको इन 4 कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा 4 जो स्किल्स हैं हमारे, जो बेसिक स्किल्स होते हैं, उन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस किया जाए। बच्चे को खुद को अपग्रेड करना सिखाया जाए, क्योंकि ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो है वो उनको बहुत ही मैंडेटरी होने वाली है इन फ्यूचर। तो मेथडोलॉजी बताई जाएगी टीचिंग के लिए कि कैसे उनको टीच करना है, कैसे एवेल्यूएट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं नेचर, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज की, जिसमें हम ये सारे जो स्ट्रक्चर है उसका ये सारे रेड आउट करने वाले हैं। उसके ऑब्जेक्टिव हैं, इंट्रोडक्शन है, इंग्लिश लर्निंग टीचिंग सिचुएशंस इन इंडिया। उसके 2 टॉपिक दे रखे हैं, सब टॉपिक हैं, जो डाइवर्सिटी एंड डिस्पैरिटी, मल्टीलिंगुअलिज्म and language education. After that, the status and nature of English language teaching in India, status of English within the formal instructional system, क्या होता है formal, क्या होता है informal, these all things we're gonna discuss in this unit. The next 1.4, the needs and objectives of teaching English, क्या need है, क्या objective set किए गए हैं। Objective 1.4.1 objectives of teaching English, 1.4.2 why do we teaching English. तो after that, let us sum up keywords, answers, suggested readings। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखिए, दिस यूनिट विल इनेबल यू टू assess the status of English language both within the formal educational setup in your city or state or city, as well as outside the classroom। तो ये हमें ये बताएगा कि कैसे एसेस करना है, कैसे एवेल्यूएट करना है इंग्लिश लैंग्वेज को फॉर्मल सेटअप, यानी कि फॉर्मल जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि हमारे स्कूल्स हो गए, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये सब एक फॉर्मल एजुकेशनल सेटअप के अंदर आ जाते हैं। इसके साथ साथ किसी क्लासरूम के बाहर भी इंग्लिश पर कैसे फोकस करना है, कैसे उसको एवेल्यूएट करना है, इस यूनिट में हम ये सब समझेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटस ऑफ इंग्लिश विद इन द क्लासरूम एंड द स्टेटस ऑफ इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। उसके रिलेशनशिप को मतलब जो आपस में जो इनका है कि भाई आउटसाइड और इनसाइड कैसे ये कनेक्टेड है,
तो ये भी हम इसमें से समझने वाले हैं। नेक्स्ट है गेट सम इंसाइट इनटू द रोल ऑफ द टीचर इन टीचिंग इंग्लिश इन सिचुएशन वेयर एक्सेस टू द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी लिमिटेड। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये टीचर से रिलेटेड है, उनको ये अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए, उनकी इंसाइट को एनकरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए कि कैसी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो उसकी पहुँच बहुत ही, एक्सेस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, वहाँ पर भी टीचर कैसे उनको मतलब ये सब नॉलेजेबल कराए। तो दीज 3 थिंग्स वी गोना डिस्कस इन दिस यूनिट। तो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पर। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि जो है वो ब्रीफ में डिस्कस किया जाए, क्योंकि यूनिट ऐसे बहुत बड़ी है, सिलेबस बहुत वास्ट है और हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। द नेचर ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विल ऑलवेज रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द नीड्स एंड मोटिवेशन ऑफ द लर्नर्स हु एक्वायर दैट लैंग्वेज। तो ये मस्ट है कि कभी भी किसी भी चीज़ को अगर हम सीखते हैं तो उसकी क्या नीड है और उसको सीखने के लिए हम कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी चीज़ को, अब यहाँ पर भी लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं उसको सीखने की बच्चे की क्या नीड है और कैसे हम उसको लर्न करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि एक बंगाली चाइल्ड है इन हैदराबाद इज़ लाइकली टू पिक अप तेलुगु बिकॉज दैट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय हिज पीयर। देखिए वो बंगाल का चाइल्ड है तो बंगाली उसको आती है, लेकिन अगर वो हैदराबाद में जाकर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहा है तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो तेलुगु में प्रेफर कर रहे हैं लैंग्वेज को, तो वो उसके लिए मस्ट हो जाएगा, मतलब उसकी यहाँ पे नीड हो जाएगी कि उसको जो तेलुगु है वो लर्न करनी ही पड़ेगी। द चाइल्ड नीड्स टू कम्युनिकेट विद हिज पीयर्स मोटिवेट्स हिम टू लर्न द लैंग्वेज। तो उसकी जो नीड है वो उसको खुद ही मोटिवेट करेगी कि आपको ये लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। अब अगला जो पॉइंट है देखिए, ए चाइल्ड हु हैज़ हिंदी एज हिज मदर टंग may learn English because it is a compulsory part of her school curriculum। तो एक बच्चा जो हिंदी बोलता है स्कूल में जाकर उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो दैट इज़ मस्ट फॉर हिम टू लर्न इंग्लिश एज अ पार्ट ऑफ हिज और हर जो भी है वो स्कूल करिकुलम के हिसाब से। तो यहाँ पर उसकी जो नीड है वही उसको मोटिवेट करेगी। लास्ट, अ स्ट्रीट वेंडर्स सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स ऑन द पेवमेंट में पिकअप। पेवमेंट होता है फ्रेंड्स फुटपाथ। जो भी हमारे पास वोकैब आएगी हम उसको साथ साथ ही यहाँ पर डिस्क्राइब करते रहेंगे। तो पेवमेंट मतलब फुटपाथ, ठीक है। तो स्ट्रीट वेंडर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स ऑन द पेवमेंट में पिकअप इनफ इंग्लिश टू बी एबल टू सेल हिज वेयर्स टू फॉरेन टूरिस्ट। वेयर्स होते हैं एक टाइप से जो पॉटरी के जो वो मिट्टी के जो कुछ बनाता है बर्तन, उस टाइप से। द लास्ट 2 decades हैव विटनेस्ड एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। तो देखिए जो वेंडर है, जो एक चीज़ें बेचने वाला है, उसको कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि वो अपने जो हाथ में जो पॉटरी के थिंग्स ले रहा है उनको वो इंग्लिश में डिस्क्राइब कर पाए, ताकि वो उसकी सेलिंग भी इंक्रीज़ करे और उसमें भी खुद में भी एक अपग्रेडेशन आए। तो these last 2 decades have witnessed an increase in demand of the English language for upward mobility। upward mobility का यहाँ पे मतलब है कोई हम जैसे फॉर हायर सोशल और इकोनॉमिकल पोजीशन के लिए, तो किसी भी चीज़ में अपने आप को इंक्रीज़ करना, तो दैट इज़ मतलब एक सोशली थोड़ा सा हम डिग्रेडेड हैं और हमें अपने आप को अपवर्ड करना है, तो यहाँ पर अपवर्ड मोबिलिटी इस वे में यूज़ किया गया है। In this unit, we will attempt to examine the link between the needs and motivation of learning English in our country and its influences on the objectives and natures of English languages teaching in India in formal settings, जैसे कि schools, colleges and other English language teaching institute। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एग्जामाइन करेंगे क्या लिंक बिटवीन द नीड्स और मोटिवेशन, कि लिंक जो नीड्स और मोटिवेशन है उसके बीच में क्या लिंक है ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन आवर कंट्री, और उसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं ऑन द ऑब्जेक्टिव्स और नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंडिया इन फॉर्मल सेटिंग्स थिंग्स, जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, एक्सेट्रा। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज जो है लर्निंग वो नीड्स और मोटिवेशन पे डिपेंड करती है। तो नीड्स और मोटिवेशन ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है कि एक मीन्स ऑफ डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ एंड ऑफ द वर्ल्ड, खुद को खोजने की और दुनिया को खोजने की। द ह्यूमन अर्ज, अर्ज मीन्स डिज़ायर टू शेयर विद अदर्स और एक्सप्रेस वन थॉट्स एंड डिज़ायर्स ड्राइव्स द लर्निंग ऑफ
ए लैंग्वेज क्या है? एक डिस्कवरी है। डिस्कवरी किसकी? खुद की है और वर्ल्ड की है। एक ह्यूमन अर्ज जो होती है, एक ह्यूमन की डिज़ायर क्या होती है कि अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो डिज़ायर्स हैं, उनको मतलब शेयर करना दूसरों के साथ। एंड जो हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो ड्राइव्स द लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज। कुछ भी हमारी इच्छा है वो एक नई चीज़ मतलब कुछ सीखने को जन्म देती है, तो ऐसा ही इसमें है। टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज, अगर हम फंक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज की बात करें, कम्युनिकेशन क्या है? फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है शायद अकॉर्डिंग टू सम प्लॉजिबल मतलब पॉसिबल बट स्टिल इन डिवाइस स्केल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। बट कम्युनिकेशन डजंट अपीयर टू बी द ओनली फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। सिर्फ ये अकेला एक ऐसा फंक्शन नहीं है। लैंग्वेज इज़ यूज फॉर, लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है? हमारे थॉट्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, खेलने के लिए, फॉर ड्रीमिंग के लिए, फॉर डिस्प्ले ऑफ ग्रुप सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी मीन्स एक यूनिटी। फॉर डिसेप्शन, डिसेप्शन मीन्स डिसीव करना, धोखा देना समथिंग। Contain specialized literary modes such as represented speech and possibility to fulfill the instinctive needs for symbolic behavior. This is not so important. As a language teacher, it is important for us to remember the natural function of a language. ये important है हमारे लिए कि जो natural functions हैं language के उसको याद रखना। In order to let this functionality remain intact in formal language learning situation, opportunities to communicate और use the language, जो हमारी जो opportunities हैं communicate करने के लिए या फिर लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए मस्ट फॉर्म द कोर ऑफ एनी लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम। तो देखिए अपॉर्चुनिटी मस्ट है। किसी भी बंदे को कुछ सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी का होना ज़रूरी है, मतलब उसको एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। इट इज़ दस दैट टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्किल based in its attempt to make the learner acquire the 4 language skill: speaking, reading, listening and writing। देखिए जो 4 हैं ये LSRW। सबसे पहले कोई सुनेगा तभी उसको बोलेगा, फिर पढ़ेगा तभी लिख पाएगा। तो लिसन, स्पीक, रीडिंग एंड राइटिंग, ये इसी का सीक्वेंस है, ऐसे ही LSRW। तो इसको ऐसे याद करिए। टू इनेबल द लर्नर टू बिकम एन इफेक्टिव एंड ऑटोनोमस कम्युनिकेटर। इंट्रोडक्शन से क्या समझ आया है कि सबसे पहले हमें जो भी लैंग्वेज या लर्निंग सीखनी है उसके लिए नीड का होना, मोटिवेशन का होना बेहद इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो लैंग्वेज है एक मीन्स ऑफ डिस्कवरी है, किसकी? सेल्फ की या फिर वर्ल्ड की। क्योंकि इसमें हम कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को एक नए लेवल पर, अपने आप को एक नए मोड पर देखते हैं हमेशा, और दुनिया के बारे में भी कुछ ना कुछ नया जानते रहते हैं। उसके बाद क्या है? लैंग्वेज एक अटेम्प्ट है टू मेक द लर्नर एक्वायर द 4 लैंग्वेज स्किल, जो हमने अभी भी पढ़े हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 3rd पॉइंट हमें बताता है। उसके बाद क्या है कि लर्नर्स टू बिकम इफ़ेक्टिव एंड ऑटोनोमस कम्युनिकेटर। तो ये एक हेल्प करता है एक इफ़ेक्टिव और ऑटोनोमस कम्युनिकेटर बनने में। तो लैंग्वेज लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश लर्निंग टीचिंग सिचुएशन इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश लर्निंग टीचिंग की क्या सिचुएशंस हैं? तो फर्स्ट है डाइवर्सिटी एंड डिस्पैरिटी। देखिए डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक वाइड वेराइटी, और डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी, यानी कि एक ग्रेट डिफरेंस। तो इंग्लिश लर्निंग एजुकेशन इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी एंड डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन एंड रिसोर्सेज फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ये बार बार सेकेंड लैंग्वेज क्यों कह रहा है? क्योंकि हमारे जो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे, जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें इंग्लिश को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। वहाँ पे फर्स्ट जो है वो उनकी मदर टंग है या फिर रीजनल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कंसीडर मतलब उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, वहाँ पर इंग्लिश मस्ट होती है। जैसे NVS हो गए, KVS हो गए, DAV हो गई, ये सारे स्कूल्स हैं, यहाँ पर इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, जबकि अदर स्कूल्स में इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। मोस्ट स्कूल में इसको सेकेंड लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है resources for teaching of English as a second language and as well as medium of instructions in school education. There are variety of school system that exist in the country today. The state run schools where the medium of instructions is the state language or the vernacular, the English medium school. देखिए यहाँ पर ये बताया वर्नैक्युलर मतलब उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट है, वहाँ की जो बोली है, भाषा है, उसको प्रेफर किया जाता है। कहाँ पर? हमारे जो स्टेट्स जो स्कूल को चलाता है। और
In the English medium schools, the private schools where the medium of instruction is often English, the KVS Kendra Vidyalaya where the children of central government employees study. KVS में देखिए central government employees के हैं जो उनके students kids पढ़ते हैं, and a special categories of schools known as Navodaya Vidyalaya set up to follow up to the national policy of education 1986 for nurturing rural talent. NVS के जो schools हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 लेकर आई है रूरल टैलेंट में, जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं उनके लिए. These last two categories of schools follow mixed medium of instruction in quite a number of their schools. Children learn science, mathematics and English mediums and social science through Indian language regional medium. देखिए वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है. There are also state run schools where one section in each class is English medium. देखिए कुछ schools ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर उनको एज अ फर्स्ट लिया जाता है, जहाँ पर और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जैसे पूरा स्कूल हिंदी मीडियम लेकिन एक एक सेक्शन जो है इंग्लिश मीडियम का कर दिया गया. अब हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चलाया गया है कि एक एक जो सेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का होगा. जो गरीब घर के बच्चे हैं लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें इंग्लिश मीडियम पढ़ने का मन करता है तो उनके लिए सिचुएशन लाई गई है. दिस प्रेजेंट्स अ ह्यूज लिंग्विस्टिक गैप फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड वर्नैक्युलर मीडियम स्कूल, यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज है वो जो पढ़कर बच्चे आए हैं उनके लिए एक लिंग्विस्टिक गैप हो जाते हैं. देखिए एक बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, एक इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है और एक इंग्लिश मीडियम के भी टॉप स्कूल से पढ़ रहा है, तो होता ही है इनमें जो एक गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है. आगे कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड अ ह्यूज लिंग्विस्टिक गैप. हेयर लर्निंग इंग्लिश ऑफन बिकम्स अ बर्डन फॉर स्टूडेंट्स एज दे आर फोर्स्ड टू लर्न द लैंग्वेज ऑन देयर ओन. यहाँ पर जो है इंग्लिश लर्न करना उनके लिए एक बर्डन बन जाती है उन बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें फोर्स किया जाता है उस लैंग्वेज को खुद से लर्न करने के लिए. इन ऑल द कैटेगरीज ऑफ स्कूल्स एंड सिस्टम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज एज आई टोल्ड यू, irrespective of its standards of teaching and availability of English in the ambience and exposures and access to the language. Ambience here considered as an environment. The English language teaching situation within and across the school system presents a mixed pictures in terms of teacher proficiency and the exposures of pupil to the language in and outside the schools. That is the availability of English in the environment of language acquisition. NCERT 2005, Korean 1997 identified 4 types of schools as given below. तो NCERT ने 2005 में 2 पेरिफेरल्स दिए थे. एक TP यानी कि टीचर प्रोफिशिएंसी, दूसरा EE यानी इंग्लिश इन एनवायरनमेंट. तो फ्रेंड्स टीपी किस लिए, टीचर टीचिंग प्रोफिशिएंसी, ताकि टीचर की एक बेटर एबिलिटी हो, बच्चों को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, एफिशिएंसी बेटर हो. और EE यानी कि एनवायरमेंटल में जो इंग्लिश हो हमारी, जैसे कि ऐसे हो जो रियल लाइफ से जुड़ी हो. जैसे सपोज़ बच्चे अगर मार्केट में जा रहे हैं तो हम वहाँ भी मतलब उनसे एक एक्टिविटी ऐसे करा सकते हैं कि आपको जो भी शॉप दिखे या जो भी आप आइटम्स देखें आप उनको इंग्लिश में यूज़ करें, मतलब बोल के दिखाएं. ऐसे ही कहीं भी हो, उनकी मदर का बुटीक हो या पार्लर हो या कुछ भी हो तो वो ऐसे कर सकते हैं. इवन क्लासरूम में भी आप उनसे रियल टाइम एक्टिविटी करा सकते हैं. सारी आइटम्स को, सारे ऑब्जेक्ट्स के आप इंग्लिश में नाम बुलवा सकते हैं, उनको इंग्लिश में नाम समझा सकते हैं. तो ये 2 चीज़ें NCERT 2005 में आई थी. और जबकि कुरियन ने जो आइडेंटिफाई किया 4 टाइप्स के स्कूल वो यहाँ पे हैं, TP और EE के बेस पर. जबकि पहला जो स्कूल है वो है इंग्लिश मीडियम प्राइवेट और गवर्नमेंट एडेड एलाइट स्कूल. एलाइट होता है एक चीज़ जो अपने आप में बेस्ट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो बिकॉज ऑफ इट्स पावर की वजह से हो, मनी की वजह से हो या इंटेलिजेंस या फिर एनी अदर क्राइटेरिया, किसी भी वजह से अगर कोई चीज़ एलाइट है तो इसका मतलब वो बेस्ट है. तो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड एलाइट स्कूल यानी गवर्नमेंट के जो बेस्ट स्कूल होते हैं वो, वहाँ पर क्या होता है टीचर प्रोफिशिएंसी भी बेस्ट होती है और इंग्लिश जो होती है एनवायरनमेंट में उसको एज अ मतलब फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ किया जाता है. और जो बच्चे वहाँ पे बेसिकली आते हैं उनके होम पर भी, उनके घर में भी इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है. सेकंड जो स्कूल इन्होंने दिया है इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल, जिस नए जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल हैं वो जिसमें दोनों ही लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और जो भी बाकी कोई इंडियन लैंग्वेज हो उसको दिया जाती है इंपॉर्टेंस. तो टीचर इसमें क्या होता है, लिमिटेड प्रोफिशिएंसी होती है. चिल्ड्रन या तो बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं होता उनका इंग्लिश का या फिर थोड़ा बहुत होता है. पेरेंट एस्पायर होते हैं अपवर्ड मोबिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रन थ्रू इंग्लिश, क्योंकि अपवर्ड मोबिलिटी हमने टर्म समझा है पहले. तो ये सोशली अपने आप को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स या बच्चे कोई भी अगर पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है तो ऐसे लगता है वो ज़्यादा ही आप बोल सकते हैं उसको एलिगेंसी है या फिर कुछ अपने आप में ही प्रोफिशिएंट है. तो इस वजह से पेरेंट्स भी चाहते हैं. जो थर्ड स्कूल उन्होंने दिया है वो है गवर्नमेंट एडेड रीजनल मीडियम स्कूल.
इसमें क्या होता है, स्कूल विद द ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश का ट्रेडिशन होता है, साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाता है। ये एस्टैब्लिश्ड हुए थे बाय एजुकेशनल सोसाइटीज़ विद चिल्ड्रन फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड, जो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनके लिए। फोर्थ एंड लास्ट स्कूल इज़ गवर्नमेंट रीजनल मीडियम स्कूल्स, जो डिस्ट्रिक्ट और या फिर म्यूनसिपल कमिटीज़ जो होती हैं, अथॉरिटीज़, वो चला देती हैं। दे एनरोल द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया, ये रूरल इंडिया में बेसिकली होता है। दे आर ऑल्सो द ओनली चॉइस फॉर द अर्बन पुअर, अर्बन के पुअर के लिए सिर्फ यही चॉइसेस होती है, क्योंकि whoever have some options of access to English in the environment. Their teacher may be least proficient, वो लीस्ट प्रोफिशिएंट होते हैं इन इंग्लिश ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ स्कूल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में MCQs की फॉर्म में पूछा जाए कि लीस्ट प्रोफिशिएंसी टीचिंग की या टीचर्स की कहाँ होती है, तो गवर्नमेंट रीजनल मीडियम स्कूल्स में होती है। चारों स्कूल्स हमारे कुरियन ने 1997 में डेवलप किए थे। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। Teaching learning situation, learners exposure to the language outside the schools and parental support further divides each category of students. The teaching situation decide where school stands. Most rural schools in India today fall under the 4th category, where we have children with almost no exposure to the language, teacher language proficiency is in question, and the parent who cannot support their words in learning the language. तो देखिए फ्रेंड्स, जो रूरल में, जो भी गांव में हमारे स्कूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको हमेशा 4th कैटेगरी में रखा गया है, जहाँ पर इंग्लिश जो है वो मतलब कोई एक्सपोजर नहीं होता बच्चे का इंग्लिश से। टीचर की प्रोफिशिएंसी पे डाउट है कि मतलब उनको कुछ आता भी है नहीं। कई तो टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेलिंग्स में भी खुद पे डाउट होता है, फिर भी वो बच्चों को ऐसे कॉन्फिडेंटली कराते हैं। तो एक गलत तरह से टीचिंग की जा रही है। प्रोफिशिएंसी है, टीचिंग है, वही स्कूल को आइडेंटिफाई करती है, वही बताती है कि जो स्कूल है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।